आज हम पढ़ेंगे राही मासूम रजा जी की कहानी टोपी शुक्ला जो संचयन का आखिरी अध्याय है। टोपी शुक्ला कहानी दो पात्रों टोपी शुक्ला और इरफान की है। उनकी गहरी मित्रता जो समाज के संकीर्ण सोच, धार्मिक भेदभाव और मानवीय संवेदनाओं के महत्व को उजागर करती है। टोपी शुक्ला एक भावुक बालक है जो अपनी ही घर में और विद्यालय में उपेक्षा और अकेलेपन का शिकार है। उसके माता पिता बहुत ज्यादा अनुशासन और सामाजिक प्रतिष्ठा में उलझे रहते हैं, जिससे टोपी को स्नेह और अपनापन अपने घर में नहीं मिल पाता है, स्कूल में भी नहीं मिल पाता, क्योंकि स्कूल में बार बार फेल हो जाता है, पीछे रह जाता है और लोग उसको चिढ़ाते रहते हैं। इसके अलग इरफान टोपी का एक घनिष्ठ मित्र है। वह मुस्लिम परिवार से है, पर उसकी अपनी सोच बहुत ही उदार और मानवीय है, जो हम जब पढ़ेंगे तब हम उसका एग्जाम्पल देंगे। इरफान की दादी काफी हद तक इस कहानी का महत्वपूर्ण पात्र है। वे धार्मिक परंपराओं से जुड़ी हुई हैं और बहुत ही उदार और मानवीय हैं। उन्हें बच्चों से विशेष प्रेम है। इरफान को कहानियां सुनाती हैं जो इरफान बहुत ही ध्यान से सुनता है, और टोपी को भी अपनत्व से स्वीकार करती हैं जैसे वो इरफान को करती है। टोपी को इरफान की दादी में अपनी ममता और भावनात्मक सुरक्षा मिलती है, जिससे जो उसे अपने घर में नहीं मिलती, और वो उस कमी को पूरा करता है। टोपी और इरफान की मित्रता किसी धार्मिक पहचान पर आधारित नहीं है, बल्कि समान भावनात्मक आवश्यकताओं और संवेदनशीलता पर टिकी हुई है। दोनों बच्चे अपने अपने घर में किसी न किसी रूप में अकेले हैं। एक दूसरे के साथ उनको अपनापन मिलता है और उनकी दोस्ती ही रहती है। टोपी को इरफान के घर का वातावरण बहुत ही अच्छा लगता है, विशेषकर दादी की उपस्थिति, क्योंकि वह घर में सिर्फ दादी के अलावा और किसी से बात नहीं करता। कहानी में एक ये स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि बड़े लोग अक्सर धर्म, जाति और सामाजिक मर्यादाओं मर्यादाओं में उलझे रहते हैं और बच्चों की भावनाओं को नहीं समझ पाते। बच्चे इन सब भेद से परे होते हैं। हिंदू, मुस्लिम उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। उनके लिए सिर्फ मित्रता और स्नेह ही सबसे बड़ा संबंध है। कहानी का सबसे मार्मिक क्षण तब आता है जब इरफान की दादी का निधन हो जाता है। यह केवल इरफान के लिए ही नहीं, बल्कि टोपी के लिए बहुत गहरा झटका होता है। टोपी को लगता है कि उसने अपनी खुद की दादी को खो दिया है। अब उसे इरफान के घर में कोई और नहीं मिलता और बहुत ही सूना और खालीपन लगने लगता है। इससे वो फिर से अकेलापन और अधिक दुखी हो जाता है। ये कहानी यह संदेश देती है कि सच्चे रिश्ते खून, धर्म या परंपरा से नहीं, बल्कि प्रेम, समझ और मानवीय संवेदना से बनते हैं। आइए इस कहानी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करते हैं। इरफान के बारे में कुछ जान लेना इसलिए जरूरी है कि इरफान टोपी का पहला दोस्त था। इस इरफान को टोपी ने सदा इरफान कहा। देखिए, इरफान और इरफान में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे फो के नीचे डॉट लगा है, ये बिंदी लगी हुई है, और यहाँ पे फो के नीचे बिंदी नहीं लगी है। इसका उच्चारण अलग अलग होता है। ये इसको उच्चारण होता है इरफान, और इसका उच्चारण होता है इरफान। सो इरफान ने इसका बुरा माना। इरफान को ये अच्छा नहीं लगा कि उसे इरफान कहा जाए, क्योंकि हर इंसान को अपने नाम से बहुत प्यार होता है, और उसके नाम को अगर गलत तरीके से उच्चारण किया जाए तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। परंतु इसके बावजूद भी वह इरफान पुकारने पर बोलता रहा। कि अगर टोपी उसको बोलता इरफान इधर आ जाओ, इरफान कहाँ हो, तो वो ये नहीं सोचता था कि उसने इरफान नहीं बोला, इरफान बोल दिया, और मैं इसकी बात को क्यों सुनूं, लेकिन वो फिर भी सुनता है। इसका इससे ये बता रहे हैं कि वो बहुत ही उदार हृदय का था। इसी बोलते रहने में उसकी बड़ाई थी। या नामों का चक्कर भी अजीब होता है। उर्दू और हिंदी एक ही भाषा, हिंदी के दो नाम हैं, परंतु आप खुद देख लीजिए कि नाम बदल जाने से कैसे कैसे घपले हो रहे हैं। नाम कृष्ण हो तो उसे अवतार कहते हैं, और मोहम्मद हो तो पैगंबर। नामों के चक्कर में पड़कर लोग यह भूल गए कि दोनों ही दूध देने वाले जानवर चराया करते थे। दोनों ही पशुपति, गोवर्धन और ब्रजकुमार थे। इसलिए तो कहता हूँ कि टोपी के बिना इरफान और इरफान के बिना टोपी न केवल अधूरे हैं, बल्कि बेमानी है। बेईमानी का मतलब होता है कि जिसका कोई मतलब ना हो। इसलिए इरफान के घर चलना जरूरी है। यह देखना जरूरी है कि उसकी आत्मा के आंगन में कैसी हवाएं चल रही हैं और परंपराओं के पेड़ पर कैसे फल आ रहे हैं। सो ये पहला पार्ट खत्म होता है। ये यहाँ से सेकंड पार्ट यानी टाइम का इंटरवल हो गया है, और इस समय अंतराल के बाद कहानी आगे बढ़ेगी। लेकिन ये एक तरह से प्रीफेस है, प्रस्तावना समझिए आप, जिसमें दो दोस्तों के बारे में बताया गया है और दोनों दोस्त कैसे दोस्त हैं उसके बारे में समझाया गया है। और नाम को लेकर के, चाहे वो नाम कुछ भी हो, चाहे कृष्ण हो चाहे पैगंबर हो, ये इन्होंने इसको ये बोला है कि मोहम्मद और कृष्ण और दोनों एक ही तरह के लोग हिंदू मुस्लिम में फंस के रह गए हैं, और आपस के प्रेम और भाईचारे को भूल गए हैं। खैर, आगे देखते हैं क्या है। आगे की कहानी ऐसे है। इरफान की कहानी भी बहुत लंबी है।
परंतु हम लोग टोपी की कहानी सुन रहे हैं, इसलिए मैं इरफान की पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा, केवल उतनी ही सुनाऊंगा जितनी टोपी की कहानी के लिए जरूरी है। मैंने इसे जरूरी जाना कि इरफान के बारे में आपको कुछ बता दूं, क्योंकि इरफान आपको इस कहानी में जगह जगह दिखाई देगा। न टोपी इरफान की परछाई है, न इरफान टोपी की। दोनों एक दूसरे की परछाई नहीं है, दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, दोनों अलग अलग इंसान हैं, दोनों की अलग अलग पर्सनैलिटी है, बिहेवियर है, सोचने समझने का तरीका है। सो दोनों एक दूसरे की परछाई नहीं है कि जैसा ये है वैसा वो, ऐसा नहीं है। इन दोनों व्यक्तियों का डेवलपमेंट यानी विकास जो होता है एक दूसरे से आजाद तौर पर हुआ है। दोनों एक दूसरे से अलग तरीके से डेवलप हुए हैं, अलग अलग वातावरण में डेवलप हुए हैं, अलग अलग तरीके की सोच है उनकी। इन दोनों को दो तरह की घरेलू परंपराएं मिली हैं। इन दोनों ने जीवन के बारे में अलग अलग सोचा, फिर भी इरफान टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। अटूट मतलब जो टूटे नहीं। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इरफान टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। इसको इन्होंने दो बार लिखा है। देखिए, दूसरी लिखा है बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि इरफान को टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा, यानी टोपी की कहानी अगर आप सुनाएंगे और इरफान की कहानी नहीं सुनाएंगे तो वो बेमानी होगी। यानी इरफान के बारे में भी जानना जरूरी है। मैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात नहीं कर रहा, मैं यह बेवकूफी क्यों करूं? क्या मैं रोज अपने बड़े या छोटे भाई से कहता हूं कि हम दोनों भाई भाई हैं? यदि मैं नहीं कहता तो क्या आप कहते हैं? हिंदू मुस्लिम अगर भाई भाई हैं तो कहने की जरूरत नहीं है, यदि नहीं है तो कहने से क्या फर्क पड़ेगा? मुझे कोई चुनाव तो लड़ना नहीं है। कहने का मतलब ये है कि चुनाव तो लड़ना नहीं है, मतलब कि ये एक पॉलिटिशियन का काम है कि वो हिंदू मुस्लिम को अलग अलग करते हैं। और हम अगर हम एक दूसरे को भाई भाई मानते हैं तो उसको बोलने की क्या जरूरत है, और नहीं मानते हैं तो भी कोई जरूरत नहीं है बोलने की। सो ये जो पॉलिटिशियन जो नारा देते हैं ये भाई 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 हैं, ये वो है, ये सब उनकी अपनी जरूरतों के लिए होता है, क्योंकि उनको चुनाव जीतना है, उनको वोट लेना है। आगे देखते हैं। मैं तो एक कथाकार हूँ जो कहानी सुनाता हूँ, मैं एक कथा सुना रहा हूँ। मैं टोपी और इरफान की बात कर रहा हूँ, और इस कहानी के दो चरित्र हैं, दो कैरेक्टर हैं। एक का नाम बलभद्र नारायण शुक्ला है और दूसरे का नाम सैयद जरगाम मुर्तजा। एक को टोपी कहा गया है, दूसरे को इरफान। सो इरफान का असली नाम है सैयद जरगाम मुर्तजा, और इसका नाम है बलभद्र नारायण शुक्ला। टोपी का इरफान के दादा और अब इरफान के बारे में देखिए, इरफान के दादा कौन थे, परदादा कौन थे, दादी कौन थी, क्या उसकी थोड़ी हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री को जानने के लिए देखते हैं। इरफान के दादा और परदादा बहुत प्रसिद्ध मौलवी थे। मौलवी जैसे पंडित होते हैं, जैसे फादर्स होते हैं क्राइस्ट में, उस तरीके से मुस्लिम्स में मौलवी होते हैं। काफिरों के देश में पैदा हुए। काफिर उनको बोला जाता है जो इस्लाम को नहीं मानते या जो मूर्ति पूजा करते हैं। काफिरों के देश में मरे। ये हिंदुस्तान की बात हो रही है, परंतु वसीयत करके मरे की लाश करबला ले जाए। करबला एक बहुत ही पवित्र स्थान होता है, सऊदी में है। इस्लाम का बहुत ही पवित्र स्थान है। जैसे हम हिंदुओं में चार धाम होते हैं, वैसे मुस्लिमों में करबला माने जाते हैं। उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा, वसीयत जो लास्ट विश होती है जिसमें लोग लिखते हैं कि मेरे मृत्यु के बाद क्या किया है, उसमें उनकी आत्मा ने इस देश में एक सांस तक नहीं, ये एक तरह से व्यंग है कि उनकी आत्मा ने इस देश में एक सांस, वो नहीं चाहते थे कि मरने के बाद उनकी लाश जो है वो हिंदुस्तान में रहे। दिखाने की यहाँ पर ये दिखाया गया है कि वो इतने ज्यादा रिजिड थे, रूढ़िवादी थे। उस खानदान में जो पहला हिंदुस्तानी बच्चा पैदा हुआ वो बढ़कर इरफान का बाप हुआ। इरफान का बाप जो था वही ऐसा था कि जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ। जब इरफान के पिता सैयद मुर्तजा हुसैन मरे तो उन्होंने वसीयत नहीं की कि उनकी लाश करबला ले जाई जाए, वह एक हिंदुस्तानी कब्रिस्तान में दफन किए गए। सो अपने दादा की मतलब जो परदादा थे, इरफान के परदादा और दादा थे, वो लोग तो बहुत ज्यादा रिजिड थे। उन्होंने अपनी वसीयत में लिख दिया कि लाश उनकी हिंदुस्तान में नाम दफन की जाए। लेकिन उनके पिता नहीं थे, उनके पिता थोड़े उदार सो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिखा कि मेरी लाश को करबला ले जाया जाए। इरफान की परदादी भी बड़ी नमाजी बेबी थी। अब फिर उनकी परदादी के बारे में बात करें तो दादा और दादी, दादा के बारे में, परदादा के बारे में बात कर लिया। इरफान की परदादी भी बड़ी नमाजी बीबी थी, मतलब चारों टाइम का जो नमाज पढ़ते हैं उनको नमाजी बोलते हैं। करबला, नजफ, खुरासान, काजमैन और जाने कहाँ की यात्रा करके ये सारे पवित्र स्थान माने जाते हैं। परंतु जब कोई घर से जाने लगता तो दरवाजे पर पानी का एक घड़ा जरूर रखवाती और माश का सदका भी जरूर। माश का सदका एक एक तरह से टोटका है कि कोई घर से बाहर जा रहा है सो उसकी कोई नजर न लग जाए या कुछ नहीं। तो इतना ज्यादा ये चीजों को, रूढ़िवादी चीजों को वो मानती थी। ये इसमें ये बताने की कोशिश हो रही है कि इरफान की परदादी जो है वो भी बहुत रूढ़िवादी थी, तो टाइम नमाज करती थी और उसके बावजूद भी वो टोटके में विश्वास करती थी।
इरफान की दादी, अब परदादी के बाद दादी के बारे में बात करते हैं। इरफान की दादी भी नमाज रोजे की पाबंद थी, नमाज और रोजे वो करती थी, परंतु जब इकलौते बेटे को चेचक निकली, सो इरफान की दादी का बेटा यानी इरफान के फादर थे, वह चारपाई के पास एक टांग पर खड़ी हुई है और बोली, माता मेरे बच्चे को माफ कर दियो। सो माता चेचक को माता भी बोला जाता था कि माता आई है। सो वो एक टांग पर खड़ी और बोली, बच्चा माता मेरे बच्चे को माफ कर दियो। पूरब की रहने वाली थी। सो पूरब मतलब ईस्ट साइड, जैसे यूपी का ईस्ट साइड है, इंडिया का जो ईस्ट साइड है, वहां की रहने वाली थी, पूर्व की, जो पूर्वांचल वाला पार्ट होता है उस तरह। 9 या 10 बरस की थी तब ब्याह कर लखनऊ आई। सो नौ, पहले तो बहुत ही कम एज में शादी बाल विवाह हो जाया करते थे, तो देखिए 9 या 10 साल की एज में उनका विवाह हो गया और वो निकाह करके जब वो लखनऊ आई, परंतु जब तक जिंदा रही पूर्वी बोलते रहे। पूर्व, अगर आप यूपी में हैं, यूपी का अगर आप देखेंगे तो पूर्व पूर्व वाली जो बोली है वो मेनली भोजपुरी या और उस तरह की भाषा होती है। लेकिन लखनऊ की भाषा जो है थोड़ी अलग होती है, लखनऊ मिड में पड़ता है, तो लखनऊ की भाषा अवधी मानी जाती है। तो लखनऊ की उर्दू और उसकी उर्दू भी अलग थी। लखनऊ की उर्दू ससुराली थी, उनका ससुराल उर्दू में था, इसलिए उसको बोलते हैं उर्दू ससुराली थी, कि मतलब उर्दू की भाषा अलग थी। वो तो मायके की भाषा को गले लगाए रही, मतलब उनको, लेकिन उनको लखनऊ की उर्दू नहीं सीख पाई और वो अपने जो मायके की भाषा थी, जो पूर्व की भाषा थी, उसी को ही बोलती रही, क्योंकि इस भाषा के अलावा इधर उधर कोई ऐसा नहीं था जो उनके दिल की बात समझता। सो एक भाषा एक ऐसी चीज होती है, जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और वहां पर दूसरी भाषा बोलने वाले लोग मिल जाते हैं, तो हर आदमी के बस की बात नहीं होती कि वो दूसरी भाषा को अच्छे तरीके से आत्मसात कर पाए और उसको कर पाए, और अपनी भाषा में बोलने वाला कोई बंदा कोई मिलता है तो उसको बहुत ही ज्यादा अपनापन लगता है। जब बेटी की शादी के दिन आए तो गाने बजाने के लिए उनका दिल फड़का, परंतु मौलवी के घर गाना बजाना भला कैसे हो सकता था। तो लेकिन उनके जो पति थे वो मौलवी थे, और मौलवी के घर में ये सब तो परमिटेड नहीं था, ये सब अलाउड नहीं था। बेचारी दिल महसूस कर रह गई। हाँ, इरफान की छठी पर उन्होंने जी भर कर जश्न मना लिया। तो जब बेटा पैदा होता है तो उसकी जो 6 डे होता है, छठा दिन होता है, उस पर जश्न किए जाते हैं, उस पर कई उत्सव किए जाते हैं। हिंदुओं में भी होते हैं, मुस्लिम्स में भी होते हैं। हाँ, इरफान की छठी पर उन्होंने जी भर कर जश्न मना लिया। बात यह थी कि इरफान अपने दादा के मरने के बाद पैदा हुआ था। मर्दों और औरतों के इस फर्क को ध्यान में रखना जरूरी है। अब देखिए, ये जो छठी वाला ये जो इन्होंने कहा है कि छठी पर उन्होंने जी भर कर जश्न मना लिया, अगर उसके दादा होते, जिंदा होते, तो वो अलाउ नहीं करते, क्योंकि वो बहुत ही कट्टर मौलवी थे। वो ये बिल्कुल अलाउ नहीं करते कि जश्न मनाया जाए छठी पर। सो ये बात यह थी कि इरफान अपने दादा के मरने के बाद पैदा हुआ था, इसलिए उसके छठी पर जश्न का माहौल हुआ और मनाने दिया गया और उसको अलाउ किया गया। मर्दों और औरतों के इस फर्क को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि इस बात को ध्यान में रखे बगैर इरफान की आत्मा का नाक नक्शा समझ नहीं आ सकता। सो जो मर्दों और औरतों के जो व्यवहार हैं, जो उनकी जो मर्यादाएं हैं, जो उनके काम करने का तरीका है, जो उनकी बंदिशें हैं, उसको समझना जरूरी है। कौन किसको क्या फॉलो करता है। अदरवाइज ये हम नहीं समझ पाएंगे कि इरफान, ये आत्मा का नक्शा, मतलब उसका जो रंग रूप, मतलब इरफान किस चीज से बना हुआ है, उसे किस चार दीवारी के चारों तरफ वो देख रहा है, उसके आसपास के कैसे लोग हैं, वो हम समझ नहीं पाएंगे। इरफान की दादी किसी मौलवी की बेटी नहीं थी, बल्कि एक जमींदार की बेटी थी। So, इरफान की दादी मौलवी की बेटी नहीं थी, एक जमींदार, जमींदार बहुत ही अमीर माने जाते थे। दूध घी खाती हुई आई थी, परंतु लखनऊ आकर उस दही के लिए तरस गई जो घी पिलाई हुई काली हांडियों में असामियों के यहाँ से आया करता। तो इतना इतने अमीर थे कि उनके घर में हांडियों में भर भर के घी आया करते थे, काली रंग की हांडियां, तो उसमें घी भरा रहता था। बस मायके जाती, अपने घर जाती तो लपट शपट जी भर के खा लेती। लपट शपट मतलब कि बस आओ देखा ना ताओ, बैठा और खाना शुरू कर दिया, क्योंकि ये चीजें उनको यहाँ पे अपने ससुराल में नहीं मिलती थी। लखनऊ आते फिर मौलवी बन जाना पड़ता। अपने मियाँ से उन्हें यही तो शिकायत थी कि वक्त देखे ना मौका, बस मौलवी बने रहते। सो उनका ससुराल में मन नहीं लगता था। अपने मायके आती थी तो वहां पर फिर से एंजॉय करती थी, उनको अच्छा लगता था, उनकी भाषा वही थी, खाने का तरीका, लोग, बातें, सब कुछ। और ससुराल में उतना ज्यादा अपनापन उनको नहीं मिलता था। तो ससुराल में उनकी आत्मा सदा बेचैन रही। जब मरने लगी तो बेटे ने पूछा कि लाश करबला जाएगी या नजफ। तो बिगड़ गई, बोली, ए बेटा,
जनो तुझे हमारी लाश न संभाली जाए तो हमारे घर भेज दियो। सो इसका मतलब ए बेटा अपने बेटे को बोली, तू जनो तुझे, अगर तुमसे मेरी लाश नहीं संभाली जा रही है तो मेरे घर यानी मेरे मायके भेज देना। मौत सिर पर थी, इसलिए उन्हें ये याद नहीं रहा कि अब घर कहाँ है। घर वाले कराची में हैं और घर कस्टोडियन का हो चुका है। कस्टोडियन मतलब कि घर ये देखिए कस्टोडियन के बारे में यहाँ लिखा होगा, जिस संपत्ति पर किसी का मालिकाना हक ना हो उसे संरक्षण करने वाले विभाग। तो अगर घर पे कोई नहीं है, मान लीजिए एक घर है और उसका कोई भी मालिक नहीं है, तो वो घर जो है गवर्नमेंट के कस्टडी में चला जाता है या किसी और के कस्टडी में चला जाता है। सो घर वाले कराची में है और घर कस्टोडियन का हो चुका है। सो इनके घर वाले जो ईस्ट से, जो पूरब में थे, पूरब से मूव होकर के वो कराची चले गए, जो कराची पाकिस्तान में है अभी आज की डेट में। सो समझिए कि जो पूरब में जो उनका घर था वहां पर अब कोई नहीं है और घर कस्टोडियन का हो चुका है। मरते वक्त किसी को ऐसी छोटी छोटी बातें भला कैसे याद रह सकती हैं? किसको याद रह सकती है घर कहाँ है? छोटी बात है। उस वक्त तो मनुष्य सबसे ज्यादा अपने खूबसूरत सपने देखता है। सो ये कथाकार यानी राही मासूम रजा जी बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा खूबसूरत सपने देखता है। एक कथाकार का ख्याल है क्योंकि वो अभी तक मरा है, वो अपने बारे में बोल रहे हैं रजा जी की, ये मैं बोल रहा हूँ कि मनुष्य अपने सबसे ज्यादा खूबसूरत सपने देखता है। मैं मरा नहीं हूँ लेकिन मैं ऐसा सुना है मैंने, तो इसलिए मैंने ऐसे बोला। इरफान की दादी को भी अपना घर याद आया, पहली याद आ गया। उस घर का नाम कच्ची हवेली था। कच्ची इसलिए कि वो मिट्टी की बनी थी। तो मिट्टी की हवेली को कच्ची हवेली बोला जाता था। उन्हें दशहरी आम, आम के कई प्रजाति होते हैं आपको पता होगा, जो भी दशहरी आम होता है। और बीजू का पेड़ याद है। बीजू का पेड़ मतलब आम की जो गुठली लेकर के जब उसको बो देते हैं उससे जो पेड़ पैदा होता है उसको बीजू का पेड़ बोलते हैं। और उन्होंने अपने हाथ से लगाया था जो उन्हीं की तरह बूढ़ा हो चुका था। ऐसी छोटी छोटी और मीठी मीठी बेशुमार चीजें याद आई, वह इन चीजों को छोड़कर भला करबला या नजफ कैसे आ सकती थी। देखिए यहाँ पर इस पैराग्राफ में दादी की कैरेक्टर के बारे में बताया गया, उनकी सोच क्या थी, अपने आखिरी वक्त में भी वो किन किन चीजों को याद कर रही थी। और उन्होंने ये जाने से मना कर दिया कि मैं करबला या नजफ नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। मेरी मुझे यहीं दफन किया जाए। वो बनारस के फातमैन में दफन की। बनारस में एक जगह है जहाँ पे फातमैन में दफन की गई, क्योंकि मुर्तजा हुसैन की पोस्टिंग उन दिनों वही थी। इरफान स्कूल गया हुआ था। नौकर ने आकर खबर दी कि बीवी का देहांत हो गया। इरफान की दादी बीबी कही जाती थी। सो इरफान उस समय स्कूल गया हुआ था। ये आगे आप जाकर के और भी पढ़ेंगे जब ये पुराने फिर से फ्लैशबैक में जाएगी कहानी। इरफान स्कूल गया हुआ था। नौकर ने आकर खबर दी कि बीवी का देहांत हो गया। इरफान की दादी, देहांत मतलब उनकी डेथ हो गई। इरफान की दादी बीवी कही जाती थी, तो उनको उनको बीवी बोला जाता था, दादी को। इरफान तब चौथे में पढ़ता था, क्लास फोर्थ में था वो। और टोपी से उसकी मुलाकात हो गई थी, यानी क्लास फोर्थ में ही वो टोपी का दोस्त बन चुका था। इरफान की दादी के बारे में बात हो गई कि ये पूरी पूरी की यहाँ से आप देखेंगे। सो इरफान के यहाँ से इरफान के दादा परदादा के बारे में बात हुई। फिर इरफान के पिता सैयद मुर्तजा हुसैन के बारे में बात हुई। और फिर इरफान की दादी यहाँ से, क्योंकि ये कैरेक्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस पूरी कहानी का, इसलिए इसके बारे में काफी कुछ इन्होंने वक्त दिया है। तो इरफान की दादी किस तरह की थी, और फिर उन्होंने उनको ससुराल में क्यों नहीं मन लगता था, उनको और भी चीजों का शौक था लेकिन अपने शौक को उन्होंने मार के रखा था क्योंकि ससुराल में कई चीजों की बंदिशें थी। फिर इरफान की दादी किसी बहुत ही अमीर परिवार यानी जमींदार की बेटी थी। और फिर यहाँ से आप देखिए जब वो मरने वाली थी तो फिर भी उन्होंने ये बोला कि मुझे पाकिस्तान में ही दफन किया जाए। अब ये जब उनके दादी की डेथ हुई तब इरफान चौथी क्लास में था, चौथे में पढ़ता था। टोपी से उसकी मुलाकात हुई। आगे देखते हैं क्या होता है। इरफान को अपनी दादी से बड़ा प्यार था। प्यार तो उसे अपनी अब्बू, अपनी अम्मी, अपनी बाजी और अपनी छोटी नुजहत से भी था, छोटी बहन। देखिए अब्बू मतलब पिता, अम्मी मतलब माँ, अपनी बाजी मतलब बहन, और छोटी बहन जो नुजहत से भी था, बड़ी बहन छोटी बहन। परंतु दादी से वह जरा ज्यादा प्यार करता था। अम्मी तो कभी कभार डांट मार लिया करती थी। बाजी का भी यही हाल था। अब्बू भी कभी कभार घर को कचहरी समझकर फैसला सुना देते थे। उसके अब्बू जो है वो कलेक्टर थे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिसको बोलते हैं। सो वो कचहरी समझकर मतलब कोर्ट समझ करके वहां पे फैसला सुना देते थे। नुसरत को जब मौका मिलता
जो उसकी छोटी बहन थी, उसकी कॉपियों पर तस्वीरें बनाने लगती थी। मतलब वह रात को भी उसे कई कहानियां सुनाती थी। ये कहानियों के नाम है बहराम डाकू, अनार परी, बारह बुज, अमीर हमजा, गुल बकाउली, हातिम ताई का नाम सुना होगा, पंचफुल्ला रानी की कहानियां सुनाया करती थी। ऐसे कहानियां ऐसे सुनाती थी, देखिए कैसे थोड़ा सा लिखा हुआ है। सोता है संसार, जागता है पाक परवरदिगार, आंखों की देखी नहीं कहती, कानों की सुनी कहती हूँ कि एक मुल्क में एक बादशाह रहा। दादी की भाषा पर वो कभी नहीं मुस्कुराया। दादी की भाषा थोड़ी अलग थी, और उसके घर में जो पिताजी थे उनकी भाषा अलग थी, क्योंकि दादी उसकी पूरब से आई थी और इधर लोग लखनऊ में थे जहाँ अवधी भाषा होती थी। तो दादी एक अलग पूर्वी भाषा में बात करती थी। तो वो कभी हंसा नहीं कि ये कैसे बोल रही हैं। उसे तो अच्छी भली लगती थी, परंतु अब्बू नहीं बोलने देते थे। अब्बू मतलब उसके पिताजी को नहीं पसंद था। जब वो दादी से इसकी शिकायत करता तो वो हंस पड़ती। अब मोरा का है बेटा, अनपढ़ गंवार की बोली, तू काहे को बोलने लगे हो? तू अपने अब्बा की ही बोली बोलो। बात खत्म हो जाती और कहानी शुरू हो जाती। तो वो हंस के बोलती उसकी दादी की, अरे बेटा मेरे बारे में क्या है, मेरा छोड़ो। मैं अनपढ़ और गंवार हूँ। मेरी मेरी बोली अनपढ़ गंवारों की बोली है। आप तुम क्यों बोल रहे हो? अपने फादर, अपने अब्बा, अपने पिताजी की बोली बोलो। तो वो बादशाह का कि तुरंत एक ठो हिरन मार लिया हुआ। फिर वो कहानी की हो रही है, फिर कहानी शुरू हो जाती। तो वो बादशाह का कि बादशाह मतलब बादशाह यानी राजा, का कि मतलब क्या किया कि तुरंत एक ठो मतलब एक ठो बोलते हैं, मतलब वन वन टू थ्री, एक ठो दो ठो तीन ठो हिरन मार लिया हुआ। तो वो बादशाह का कि तुरंत एक ठो हिरन मार लिया हुआ। तो कहानी में कुछ होगा, कोई प्रसंग होगा, तो बादशाह एक हिरन को मार के ले आता है। यही बोली टोपी के दिल में उतर गई थी। टोपी को ये बोली बहुत पसंद आती थी। इरफान की दादी उसे अपनी माँ की पार्टी की दिखाई दी। तो उसकी माँ जो है वो इरफान की दादी ऐसे पूरब की थी, उसकी माँ भी उसी तरह की थी। तो दोनों की बोलियां सेम थी। अपनी दादी से तो उसे नफरत थी, नफरत। तो टोपी को अपनी खुद की दादी से नफरत थी, मतलब पता नहीं कैसी भाषा बोलती थी। इरफान के अब्बू और उसकी भाषा एक थी, यानी दोनों घरों में देखिए इरफान के दादी की भाषा और टोपी की माँ की भाषा सेम थी। इरफान के अब्बू थे, उनकी भाषा और इसकी जो दादी की भाषा थी, वो टोपी के दादी की भाषा वो एक तरह की थी। वह जब इरफान के घर जाता तो उसकी दादी के ही पास बैठने की कोशिश करता। इरफान की अम्मी और बाजी से वो बातचीत करने की कभी कोशिश ही नहीं करता। वे दोनों अलबत्ता उसकी बोली पर हंसने के लिए उसे छेड़ती, परंतु जब बात बढ़ने लगती तो दोनों बीच बचाव करा दादी बीच बचाव करा देती। लोग उसकी भाषा पर उसको बहुत ही ताने मारते, उसको हंसते, उसको बोलते थे कि ये क्या गंवारों की भाषा है। तो उसकी दादी कैसे बोलती, तय काहे को जाते उन सबन के मुंह पास, पिटावे को झाड़ू मारे, चल इधर आ। पर डांट कर कहती, बोलती क्यों उनके पास जाते हो, अपने मुंह के ऊपर झाड़ू मारने, अपना मुंह पटवाने के लिए अपने मेरे पास आओ। परंतु हर शब्द शक्कर का खिलौना बन जाता, लेकिन उसको ये सारे शब्द शक्कर लगते। अमावट, अमावट जो आम का अचार बनाते हैं, एक थिक लेयर होता है आम का, बहुत ही आम से बनता है, बहुत ही मीठा होता है, उसको अमावट बोलते हैं। तिल का जो लड्डू होता है। और फिर चुपचाप उनके पास चला जाता है। तोरी अम्मा क्या कर रही? दादी हमेशा यहीं से बात शुरू, वो यहीं से शुरू करती, तोरी अम्मा, तुम्हारी माँ क्या कर रही है। पहले तो चकरा जाता कि अम्मा क्या होता है, फिर वो समझ गया कि माता जी को, अच्छा माता जी को कहते हैं। यह शब्द उसे अच्छा लगा, अम्मा। वह इस शब्द को गुड़ की डली की तरह चुगलाता रहा, अम्मा, अब्बू, बाजी। सो अभी यहां से देखिए कि दादी यहां से है कि इफन अपनी दादी के बारे में बात कर रहा है और उसकी अपनी बहन, दादी और उसकी कहानियां सुनाया करती थी इफन को। और टोपी भी जब आता था तो दादी से ही बात करता था। टोपी को उनकी भाषा अच्छी लगती थी, अपनी माँ की भाषा से वो तुलना करता था, दोनों एक ही तरह की भाषा लगती थी। और जब इरफान के घर जाता है तो दादी के पास ही बैठा रहता है। दादी और बाकी लोग उसकी भाषा को लेकर के अगर उसका मजाक भी उड़ाते, दादी उसको सेव कर देती थी, बुला लेती थी, बोलती थी आजा मेरे पास, हाँ इधर आ, इधर आ। और फिर वो उसको कहानी सुनाती थी या उससे बातें करती थी, उसको अच्छा लगता था। आगे देखिए क्या है, तो शब्द को गुड़ की डली की तरह चुभलाता है। गुड़ की बातें बहुत ही मीठी लगती थी। डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला नीले तेल वाले के घर में भी 20वीं सदी प्रवेश कर चुकी थी। टोपी शुक्ला है,
उनके फादर का नाम डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला है। नीले तेल वाले, यहाँ पर ये जो वर्ड है इसका कोई डायरेक्ट मीनिंग नहीं है, लेकिन नीले तेल वाले का मतलब आप ये कहिए कि थोड़ा सा जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जिनकी थोड़ी सोच थोड़ी ऊपर होती है, सोच या ये कहिए जो थोड़े धनी लोग हैं, उनको नीले तेल वाले। और आगे अगर आप देखेंगे तो एक जिक्र एक और चीज का लाल तेल वाले का भी जिक्र है, डॉक्टर एक लाल तेल वाले। सो वो जो पुराने विचार के हैं उस तरह के लोगों के, या जो कम धनी है, जिनके पास उतना ज्यादा संपन्नता नहीं है, तो उस तरह से इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया गया है। खाना कुर्सी मेज पर होता था, लगती तो थालियां थी पर चौके पर नहीं। सो पहले के जमाने में क्या होता था, बहुत जगह अभी भी होता है कि जहां पर खाना बनता है उसको चौकी बोलते हैं, और खाना वहीं पर गरम गरम रोटियां और खाना बनता है, और लोग वहीं पर नीचे बिछा करके बैठ जाते हैं, नीचे ही पालथी मार के बैठते हैं, और खाना वहीं पर उनको सर्व किया जाता है, और वो लोग वहीं पर बातें करते हैं, खाना खाते हैं, और रोटियां गरम गरम और बाकी सारी चीजें, पराठे जो भी है सब बनते हैं। लेकिन जैसे जैसे 20वीं सदी प्रवेश कर चुकी थी, मतलब जैसे लोग थोड़ा एडवांस होने लगे, तो फिर वो खाना वहां पर चौकी पर बैठ करके नहीं, कुर्सी मेज पर बैठ के खाने लगे। थालियां तो लगती थी, लेकिन कुर्सी मेज पर। रघु नारायण शुक्ला जो जी जो थे, वो कैसे पुरानी परंपराओं को छोड़कर नई परंपराओं को पालन करने लगे थे। उस दिन ऐसा हुआ कि बैगन का भरता उसे ज्यादा अच्छा लगा, उसे मतलब टोपी को ज्यादा अच्छा लगा। राम दुलारी खाना खाना परोस रही थी। राम दुलारी की माँ है, खाना परोस रही थी। टोपी ने कहा, अम्मी जरा बैगन का भरता। तो उसने बोला कि अम्मी बैगन का भरता मुझे चाहिए, मुझे अच्छा लगा। तो उसने मांगा, टोपी ने मांगा। अम्मी, मेज पर जितने हाथ थे रुक गए, मतलब जितने लोग खाना खा रहे थे सब रुक गए। जितनी आंखें थी वो टोपी के चेहरे पर जम गई। सब लोग टोपी को देखने लगे। अम्मी, यह शब्द इस घर में कैसे आया? अम्मी, परंपराओं की दीवार डोलने लगी। मतलब अम्मी तो हिंदू में बोले जाने वाला शब्द नहीं है, इसमें माँ, माता जी, मम्मी इस तरह के आप लोग बोलते हैं, अम्मी नहीं बोलते। अम्मी मुस्लिमों में बोला जाता है। ये लफ्ज तुमने कहाँ सीखा? सुभद्रा देवी ने सवाल किया। सुभद्रा देवी जो है वो इसकी दादी थी। ये लफ्ज तुमने कहाँ सीखा? लफ्ज, अब लफ्ज जो है ये उर्दू का वर्ड है, लेकिन देखिए आप किस तरीके से इन्होंने इसको लिखा है कि अम्मी सब जो है उससे ऐतराज है, बट लफ्ज जो शब्द है उससे ऐतराज नहीं है, और इसको लफ्ज बोल रहे हैं। टोपी ने आंखें नचाई। लफ्ज का होता है माँ? को लफ्ज के बारे में नहीं पता था। ये अम्मी कहना तुम्हें किसने सिखाया? दादी गर्जी। ये हम इरफान से सीखा है। उसका पूरा नाम क्या है? ये हम ना जानते। टोपी बोलता है ये हम ना जानते। उसकी दादी पूछते उसका पूरा नाम क्या है? ते कौनो मियाँ के लड़का से दोस्ती कर लिए ले बा कारे। राम दुलारी की आत्मा गनगना गई। राम दुलारी इसकी माँ है, जो पूर्वी बोलती है। वो देखिए, तो कौनो मियाँ के लड़का से दोस्ती कर लिया ला बकारे। तो उसकी माँ जो है वो देखिए, उसकी लैंग्वेज और बाकियों की लैंग्वेज में कितना डिफरेंस है। तो किसी मियाँ के लड़के, मतलब जो मुस्लिम्स को मियाँ बोलते हैं, मियाँ के लड़का मतलब लड़के से दोस्ती कर लिया है। सो तू कोनो मियाँ के लड़का से दोस्ती कर लिया बाकारे। राम दुलारी की आत्मा गनगना गई। मतलब वो उस उनको बोल तो ऐसे रही है, लेकिन उन्होंने वो बहुत गुस्से में बोला उन्होंने। बहू, तुमसे कितनी बार कहूं कि मेरे सामने गवारों की जबान न बोला। और सुभद्रा देवी राम दुलारी पर बरस पड़ी। सुभद्रा देवी यानी उसकी दादी, और राम दुलारी उसकी माँ। तो उसकी दादी ने उसकी माँ को ही डांट दिया कि तुम मेरे सामने गवारों की जबान ना बोला करो। तो ये जो जबान है, ये जो लैंग्वेज है, इसको उन्होंने बोला गंवारों की लैंग्वेज है, ये मेरे सामने मत बोला करो। क्योंकि दोनों में आप देखेंगे पूरब और पूर्व जो अवधि या जो लखनऊ की भाषा थी, उसमें जो जो कंपटीशन था, जो इधर के लोग उधर को नीचा समझते थे उनकी भाषा को देख करके, लड़ाई का मोर्चा बदल गया। अब लड़ाई पहले इस बात पे हो रही थी कि उसने अम्मी कैसे बोला। अब लड़ाई इस बात पे होने लगी कि तुमने ये गवारों की बात से, मतलब सुभद्रा देवी और रामदेव, मतलब दादी और उसकी बहू के बीच में, उसकी माँ के बीच में लड़ाई होने लगी। अब थोड़ा और वक्त की बात है, दूसरी लड़ाई के दिन थे, और भी इसके बाद और भी लड़ाइयां हुई घर में। इसलिए जब डॉक्टर भृग नारायण नीले तेल वाले को यह पता चला कि टोपी ने कलेक्टर साहब के लड़के से दोस्ती गांठ ली है, तो अपना गुस्सा पी गया और तीसरे दिन कपड़े और शक्कर के परमिट लिया है। सो ये समझदार आदमी थे।
इन्होंने देखा कि जब ये कलेक्टर साहब मतलब जो इरफान के फादर से कलेक्टर थे, वहां से दोस्ती हो रही है, तो उन्होंने कहा कि अब इससे दुश्मनी करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरा जो परमिट और बाकी जो काम वाम है वो रुक जाएगा। तो तुरंत फटाफट गए और कपड़े और शक्कर का जो उनका जो बिजनेस रहा होगा उसमें परमिट की जरूरत पड़ती होगी, वहां से परमिट लेके आ गए कि इससे पहले मामला खराब हो जाए, पहले एक परमिट वाला काम ही कर लेता हूँ। परंतु उस दिन टोपी की बड़ी दुर्गति बनी। दुर्गति मतलब बहुत बुरा हाल हुआ। सुभद्रा देवी ने उसी वक्त खाने की मेज से उठ गई और राम दुलारी ने टोपी को फिर बहुत मारा। फिर राम दुलारी उसकी माँ ने उसको बहुत मारा, कूट डाला। तय फिर जाइबे ओकरा घरे। उसकी माँ तो इसी तरह से बोलती थी, हाँ, अरे तोरा हाँ मैं लुकारा आगे माटी मिलाऊं, तुम दोबारा हम बोलोगे तो मिट्टी में मिला दूंगी। राम दुलारी मारते मारते थक गए, उसकी माँ ने उसको खूब मारा, खूब कूटा। परंतु टोपी ने नहीं कहा कि उफ़न के घर नहीं जाएगा। मुन्नी बाबू और भैरव उसकी कुटाई का तमाशा देखते रहे। मुन्नी बाबू इसका बड़ा भाई है, टोपी का, और भैरव टोपी का छोटा भाई है। कुटाई मतलब मार पिटाई, जो घर में बच्चों को कूटा जाता, मारा जाता है। हम एक हम एक दिन एक और रहीम कबाबची की दुकान पर कबाबो खाते देखा रहा। मुन्नी बाबू ने टुकड़ा लगाया। मुन्नी बाबू ने जो उसके बड़े भाई ने बोला कि ये जो रहीम कबाबची है, एक कबाब बेचने वाला, जो मटन कबाब चिकन कबाब होते हैं, वहां पर कबाब खाते हुए इसको देखा। उसने एक और बीच में बोला कि उसने टोपी को कबाब खाते देखा। कबाब! राम 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 दुलारी घिन्ना के दो कदम पीछे हट गई। राम दुलारी क्योंकि वो शुद्ध शाकाहारी थे और फिर कबाब तो नॉनवेज होता है। वो घिन आ गई, उनको घिन आ गई और वो दो कदम पीछे हट गई। टोपी मुन्ना की तरफ देखने लगा, टोपी मुन्ना की तरफ, मुन्नी की तरफ देखने लगा, अपने बड़े भाई की तरफ। क्योंकि असलियत यह थी कि टोपी ने मुन्नी बाबू को कबाब खाते देख लिया था और मुन्नी बाबू ने उसे एक इकन्नी रिश्वत की दी थी। इस कहानी उल्टी थी। टोपी ने एक्चुअली मुन्नी बाबू को देखा था, वो कबाब खा रहे थे और मुन्नी बाबू ने बोला कि किसी को बताना मत, मैं तुम्हें इकन्नी मतलब एक रुपया नहीं होता, एक आना, दो आना, तीन आना होता था, 16 आना का वंश। जैसे एक रुपया पहले 16 आना में होते थे, तो एक आना, दो आना, तीन आना, चार आना, चार आना 25 पैसे को जो बाद में बोला गया। तो रिश्वत दी थी कि मैं तुम्हें इतना पैसा देता हूँ और बताना मत किसी को। टोपी का मालूम था, परंतु वो चुगलखोर नहीं था। तो टोपी को पता था, लेकिन उसने किसी को बताया नहीं था। अब उसने उसने अब तक मुन्नी बाबू की कोई बात इरफान के सिवा किसी को नहीं बताई थी। उसने सिर्फ इरफान को बताया था और किसी को नहीं बताया। तुम हमें कबाब खाते देख रही हो ना? ना देखा रहा वो दिन, मुन्नी बाबू ने कहा। देखिए, दोनों के लैंग्वेज में डिफरेंस देखिए। तू हमें कबाब खाते देख रही हो, ये पूर्वी की तरह है। ना देखा रहा वो दिन, ये आपका लखनवी भाषा है, मुन्नी बाबू ने कहा। तो हमने तुमने उसी दिन क्यों नहीं बताया? दादी बोली। सुभद्रा देवी ने कड़ा सवाल किया। ये झूठा है दादी, टोपी ने कहा, झूठ बोल रहा है। उस दिन टोपी बहुत उदास रहा। वो अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि झूठ और सच के किस्से में पड़ता, और सच्ची बात तो यह है कि वो इतना बड़ा नहीं हो सका। उस दिन तो वह इतना पिट गया था कि उसका सारा बदन दुख रहा था। बस लगातार एक ही बात सोचता रहा कि अगर एक दिन के वास्ते वो मुन्नू बाबू से बड़ा हो जाता तो समझ लेता उसे। तो बड़े होने की वजह से उसने कुछ बोला नहीं। मुन्नी बाबू बड़ी थे, उसके बड़ा भाई था। पर मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाना उसके बस में तो था नहीं। वो मुन्नी बाबू से छोटा पैदा हुआ था, उससे छोटा ही रहेगा जिंदगी भर, कभी वो तो नहीं हो सकता। दूसरे दिन जब स्कूल में इरफान से मिला तो उसने सारी बातें बता दी। इरफान को बताया कि देखो ऐसा ऐसा हुआ था। दोनों ज्योग्राफी यानी ज्योग्राफी की क्लास यानी भूगोल की क्लास का घंटा छोड़कर, सर पीरियड छोड़ करके निकल लिया, वहां से बाहर छोड़ दिया। पंचम की दुकान से इरफान ने केले खरीदे। बात यह है कि टोपी फल के अलावा किसी और चीज को हाथ नहीं लगाता था, वो सिर्फ वो फल खाता था, इरफान के घर का दिया हुआ या उस इरफान के हाथ का। तो इस बात से कि वो भी बहुत ही कट्टर था वो, लेकिन दोस्ती को अलग रखता था। ऐसा ना हो सकता कि हम लोग दादी बदल लें, टोपी ने कहा। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग दादी बदल लें। मेरी दादी तुम्हारी, तुम्हारी दादी मेरी, तुम्हारी दादी हमारे घर आ जाए और तो बोलियो तो ही लोगन की बोलती हैं। सो टोपी ने कहा कि हमारी दादी जो है तुम्हारे घर आ जाए, तुम्हारी दादी हमारे घर आ जाए। और हमारी दादी तो वही पूर्वी वाली बोली, मतलब अवधी वाली, जो लखनऊ वाली बोली बोलती हैं, तो तुम लोग को तो अच्छा ही लगेगा। इरफान समझदार था। यह नहीं हो सकता, इरफान ने कहा। अब वो यह बात नहीं मानेंगे और मुझे कहानी कौन सुनाएगा? तुम्हारी दादी को 12 पुरुष की कहानी आती है? तुम हमें एक तो दादियों ना दे सकते हो? टोपी ने खुद अपने दिल के टूटने की आवाज सुनी।
जो मेरी दादी हैं वो मेरे अब्बू की माँ भी तो हैं, इरफान ने कहा। यह बात तब टोपी को समझ में आ गई। तुम्हारी दादी मेरी दादी की तरह बूढ़ी होंगी? तो इरफान ने बोला टोपी से, हाँ। तो फिक्र न करो, इरफान ने कहा, मेरी दादी कहती हैं कि बूढ़े लोग मर जाते हैं। हमारी दादी न मरी हैं, ये टोपी ने बोला कि मेरी दादी नहीं मरेगी। मरेगी कैसे नहीं? क्या मेरी दादी झूठी हैं? तो बच्चे देखिए कितने मासूम होते हैं। दादी ने बोला तो उनकी दादी की बात मान। ठीक उसी वक्त नौकर आया और पता चला कि इरफान की दादी मर गई है। तो ये पिछले आपने पढ़ा होगा कि ये दोनों स्कूल में थे, तभी नौकर आया और बताया कि इरफान की दादी मर गई। तो ये कहानी यहाँ तक कंक्लूड हुआ। इरफान चला गया, टोपी अकेला रह गया और मुंह लटकाए हुए जिम्नेजियम चला गया। बूढ़ा चपरासी एक तरफ बैठा बीड़ी पी रहा था, वह एक कोने में बैठकर रोने लगा। शाम को वह इरफान के घर गया। वहां सन्नाटा था, घर भरा हुआ था। रोज जितने लोग हुआ करते थे उससे ज्यादा ही लोग थे, परंतु एक दादी के ना होने से टोपी के लिए घर खाली हो चुका था। जबकि उसे दादी का नाम तक नहीं मालूम था। उसे दादी को हजार कहने के बाद भी उनके हाथ की कोई चीज नहीं खाई। प्रेम इन बातों का पाबंद नहीं होता। टोपी और दादी में एक ऐसा ही संबंध हो चुका था। इरफान के दादा जीवित होते तो वह भी इस संबंध को बिल्कुल उसी तरह ना समझ पाते जैसे टोपी के घर वाले नहीं समझ पाए। सो टोपी और इरफान की दादी के बीच में जो संबंध था, उस संबंध को न तो इरफान के घर वाले समझ पाए, और घर वाले के उनके दादा जो बहुत ही ज्यादा कट्टर थे वो नहीं समझ पाते अगर वो जीवित होते। या टोपी के जो घर वाले थे जो नहीं समझ पा रहे थे, उसी तरीके से ये दिखाया गया है कि उन दोनों के संबंधों को लोग समझ नहीं पाते कि कितना ज्यादा अगाध प्रेम है। दोनों अलग अलग अधूरे थे। दादी अपने घर में अकेलापन फील कर रही थी और इधर टोपी अपने घर में अकेलापन फील कर रहा था। एक ने दूसरे को पूरा कर दिया, दोनों प्यासे थे, एक ने दूसरे की प्यास बुझा दी थी। दोनों अपने घर में अजनबी और भरे घर में अकेले थे। दोनों एक दूसरे का अकेलापन मिटा दिया था। एक 72 की थी और दूसरा 8 साल का था। सो दादी की उम्र, इरफान की दादी की उम्र 72 ईयर्स, 72 साल। और टोपी की उम्र जो थी वो 8 साल की थी, क्लास फोर्थ में था। तो दादी की जगह हमारी दादी मर गई होती तो ठीक भया होता। टोपी ने इरफान को पुरसा दिया। टोपी ने इरफान को दिलासा दिलाया कि तुम्हारी दादी की जगह मेरी दादी मर गई होती तो ज्यादा सही रहता, ताकि इरफान को ज्यादा दुख ना हो और उसे भी ज्यादा दुख ना हो। इरफान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे इस बात का जवाब आता ही नहीं था। दोनों दोस्त चुपचाप रोने लगे। अब देखिए तीसरा है, यहाँ से फिर समय का अंतराल है, आगे का कुछ कुछ सालों के बाद हम बात करेंगे। तो यहाँ से ये टाइम फ्रेम खत्म होता है, दूसरे टाइम फ्रेम में हम लोग आते हैं। टोपी ने 10 अक्टूबर सन 45 1945 को 1945 को कसम खाई कि वो अब किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा इसका बाप ऐसी नौकरी करता हो जिसमें बदली होती है। बदली क्या होता है? ट्रांसफरेबल जॉब होती है। सो कई गवर्नमेंट जॉब होती हैं जिसमें फादर की ट्रांसफर होती रहती है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट या एक सिटी से दूसरी सिटी, हो कहीं भी जैसे रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से उनको ट्रांसफर करते रहते हैं। एक जगह पे आप 3 साल से ज़्यादा या 5 साल से ज़्यादा नहीं रह सकते। तो उसको बोलते हैं ट्रांसफरेबल जॉब, उसको बदली बोलते हैं हिंदी में। 10 अक्टूबर सन 45 का यूं तो कोई महत्व नहीं, परंतु टोपी के आत्म इतिहास में इस तारीख का बहुत महत्व है, क्योंकि इसी तारीख को इरफान के पिता बदली पर मुरादाबाद चले गए। इरफान के पिता की बदली जो है, ट्रांसफर जो है, मुरादाबाद हो गया। इरफान की दादी के मरने के थोड़े ही दिनों बाद यह तबादला हुआ था, तबादला मतलब ट्रांसफर। इसलिए टोपी और अकेला हो गया, क्योंकि उसे दूसरे कलेक्टर जो जो यहाँ पर उसके फादर, जो इरफान के फादर कलेक्टर थे, उनकी जगह दूसरा कलेक्टर आ गया। उनका नाम था ठाकुर हरिनाम सिंह। उनके 3 लड़के थे, उनका कोई दोस्त, लेकिन वो कोई इनका दोस्त नहीं बन सका। उसके 3 बच्चे थे, तीनों के नाम थे डब्बू जो बहुत छोटा था, बीलू जो बहुत बड़ा था, और गुड्डू तो इसके बराबर का था लेकिन केवल अंग्रेजी बोलता था। और ये बात भी थी कि उन तीनों को इसका एहसास था कि वे कलेक्टर के बेटे। इरफान को ये नहीं दिखाता था कि मैं कलेक्टर का बेटा हूँ और मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम मुझसे छोटे हो। लेकिन ये तीनों बच्चे जो थे वो अपने आप को ज्यादा मतलब हाई क्लास का समझते थे। माली और चपरासी टोपी को पहचानते थे। तो जो बंगला मिलता है जिसमें कलेक्टर जिसमें आते हैं, उसमें जो माली और चपरासी वगैरह रहते हैं वो लगभग वही रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। बस जो नया अधिकारी आता है वो चेंज हो जाता है। इसलिए वो बंगले में चला गया। तो माली और अधिकारी उसको चपरासी उसको पहचानते थे। तो वो बंगले में एक दिन घुस गया।
बीलू, गुड्डू और डब्बू उसमें क्रिकेट खेल रहे होते थे। डब्बू ने हिट किया, बॉल को मारा, गेंद सीधा टोपी के मुंह पर आई, उसने घबराकर हाथ उठाया और गेंद उसके हाथों में आ गई और उसने कैच कर लिया। हाउस दैट। सो जैसे क्रिकेट में आउट होने पे अपील करते हैं लोग, हाउस दैट, वही है। हेड माली अंपायर था, तो अंपायर जो था वो हेड माली था, उंगली उठा दी। और बेचारा केवल समझ सका कि जब हाउस दैट का शोर हो तो उस उंगली उठा देनी चाहिए। हु आर यू? डब्बू ने सवाल किया। डब्बू ने देखा कि ये कौन सा लड़का आ गया है, पूछा हु आर यू? टोपी ने बोला बलभद्र नारायण। बलभद्र नहीं बोला, देखो, बलभद्र नारायण, नारायण। हु इज योर फादर? गुड्डू ने, ये इंग्लिश बोलता था ना, ऊपर लिखा हुआ है, हु इज योर फादर? सो इसने बोला भृगु नारायण। ए? बीलू ने अंपायर की आवाज दी, ये भृगु नारायण कौन है? एनी ऑफ आवर चपरासीज? नहीं साहब, अंपायर ने कहा, शहर के मशहूर दागदार हैं। यू मीन डॉक्टर? जब्बू ने बोला। सो ये माली ने बोला, शहर के मशहूर डॉक्टर हैं दागदर। ठीक है। यस सर। हेड माली को इतनी ही अंग्रेजी आ ही गई थी। बट ही लुक सो क्लमजी, बीलू बोला। दूसरे लड़के ने बोला, ये जो टोपी को देख के बोला, ही लुक सो क्लमजी। ए? टोपी अड़ गया। तनी जबनिया संभाल के बोलो, एक लपड़ में नाचे लगी हो। तो टोपी अकड़ गया और बोला, जरा अपना जबान संभाल के बोलो, नहीं तो एक थप्पड़ मारूंगा और नाचने लगोगे यहीं पे। ओ यू! बिलू ने हाथ चला दी, बिलू ने उसको मारा। टोपी लुढ़क गया, यानी गिर गया। फिर वह गालियां बकता हुआ उठा। फिर वो उठा, परंतु हेड माली बीच में आ गया और डब्बू ने अपने अल्सेशियन को शुष्कार दिया। अल्सेशियन कुत्ता होता है, जो डॉग होता है, काफी हाई ब्रीड का होता है, और उसको शुष्कार दिया मतलब उसको उसके पीछे छोड़ दिया कि जाओ इसको काटो। पेट में 7 सुइयां सुइयां भुक्की तो टोपी के होश ठिकाने आ गए। सो डॉग बाइट के बाद, कुत्ते काटने के बाद जो है, उसको उसमें इंजेक्शन लगते हैं ताकि रेबीज वगैरह और बाकी कोई प्रॉब्लम ना आए। पेट में 7 सुइयां चुभी तो टोपी के होश ठिकाने आ गए। फिर उसने कलेक्टर साहब के बंगले का रुख नहीं किया। परंतु ये प्रश्न यह खड़ा हो गया कि फिर आखिर वो करे क्या, वो क्या करे? उसका दोस्त चला गया, कोई है नहीं घर में। ले देकर बूढ़ी नौकरानी सीता थी, नौकरानी का नाम सीता है, जो उसका दुखदर्द समझती थी। तो वह उसी के पल्लू में चला गया और सीता की छाया में जाने के बाद उसकी आत्मा भी छोटी हो गई। सीता को घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे, टोपी को भी घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे, इसलिए दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। टेक मत किया करो बाबू। एक राजा मुन्नी बाबू और भैरव का दाज करने पर वो बहुत पिटा, तो सीता ने अपनी कोठरी में ले जाकर समझाना शुरू किया। तो मुन्नी बाबू और भैरव की बराबरी करने की कोशिश की एक दिन टोपी ने, तो इसने मना किया, तो मत किया करो ऐसे। बात यह हुई कि जाड़े के दिन थे, मतलब सर्दी के दिन थे, विंटर का मौसम था। मुन्नी बाबू के लिए कोट का नया कपड़ा आया। कोट के लिए पहले अब तो रेडीमेड कोट मिलते हैं, लेकिन पहले क्या होता था, कोट का कपड़ा आता था, फिर उससे कोट बनता था। तो भैरव ने के लिए भी नया कोट बना, कपड़ा आया, कोट बना। टोपी को मुन्नी बाबू का कोट मिला। अब टोपी को जो है के लिए नया कपड़ा नहीं आया, नया कोट नहीं आया उसको। जो मुन्नी बाबू का पुराना कोट था, क्योंकि उसका बड़ा भाई था, वो कोट दे दिया। कोट बिल्कुल नया था, मुन्नी बाबू को लेकिन पसंद नहीं आया, आया था। फिर भी बना तो था उन्हीं के लिए, था तो उतरन। तो टोपी को लगा कि ये तो दूसरे के लिए आया है, मैं तो उसकी उतरन पहन रहा हूँ, मतलब मेरे लिए नहीं है। टोपी ने उस वह कोट उसी वक्त दूसरी नौकरानी केतकी के बेटे को दे दिया। वह खुश हो गया, वो जो नौकरानी का बेटा खुश हो गया। अब नौकरानी के बच्चे को दी जाने वाली चीज वापस तो नहीं ले आ सकती, इसलिए तय हुआ कि टोपी जाड़ा खाए। मतलब ये तय हुआ कि अब तुम्हें नहीं लेना है तो तुम जाओ जाड़ा खाओ। जाड़ा खाओ मतलब ठंडी में परेशान हो, तुम्हें अब ठंडी लगेगी, तो इसका कोई इलाज नहीं है, तुमने कोट क्यों नहीं लिया? टोपी ने कहा, हम जाड़ा वाड़ा नहीं खाएंगे, भात खाएंगे। टोपी ने कहा। तो सुभद्रा देवी बोली, तुम जूते खाओगे। आपको यहो ना मालूम कि जूता खाया ना जात पहना जाता है? तो टोपी ने पलट के जवाब दिया कि आपको ये भी नहीं मालूम जूता खाया नहीं जाता है, पहना जाता है। दादी से बदतमीजी करते हो, मुन्नी बाबू ने बिगड़ कर कहा। तो बड़े भाई ने उसको डांटा। तो हम क्या इनकी पूजा करें? फिर क्या था, ये क्या इनकी पूजा करें, ये टोपी ने बोला गुस्से में। फिर क्या था, दादी ने आसमान सर पर उठा लिया, मतलब और हंगामा किया। राम दुलारी ने उसे पीटना शुरू, उसकी माँ ने उसको खूब पीटा। तू 10वां में पहुंच गई बाढ़, उसकी माँ बोली। सीता ने कहा, तुम्हें दादी से टर्राव तेना चाहिए, किनो
किनो तोहार दादी बड़िन, वो तुम्हारी दादी है तो उनसे क्यों टकराव लेते हो, क्यों उनके साथ उल्टा सीधा बोलते हो। सीता ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि वो 10वीं में पहुंच गया, परंतु यह बात इतनी आसान नहीं थी। 10वीं में पहुंचने के लिए उसे बड़े पापड़ बेलने पड़े। 2 साल से तो वह फेल ही हुआ। 9वीं में तो सब 49 में ही पहुंच गया था। देखिए 49 ने 1949। सो क्लास फोर्थ में था, फिर 9वीं में पहुंच गया। सो 1949 में पहुंच गया, 49 में पहुंच गया, पर 10वीं में सन 52 में पहुंचा, 1952 में पहुंचा, मतलब 3 साल के बाद वो 9 से 10th में पहुंचा, यानी 2 बार फेल हुआ। जब वो पहली बार फेल हुआ तो मुन्नी बाबू इंटरमीडिएट में फर्स्ट है और भैरव भैरव छठे में। तो जब पहली बार 9th में फेल हुआ तो उसके उस समय जो मुन्नी बाबू थे वो इंटरमीडिएट में +2 में थे, और वो उसमें फर्स्ट है, और भैरव जो है उनका छोटा बेटा भाई जो था वो क्लास 6 में था, वो भी फर्स्ट आया। सारे घर ने उसे जवान की नोक पर रख लिया, सारे सब लोग उसको ताने मारने लगे, टोपी को। वो बहुत रोया। बात यह नहीं थी कि वो गौदी था, मतलब कोई गधा बच्चा था, भोंदू बच्चा था। वो काफी तेज था, पढ़ने में बहुत तेज था, परंतु कोई उसे पढ़ने ही नहीं देता था। परंतु कोई उसे पढ़ने ही नहीं देता था। जब वो पढ़ने बैठता, मुन्नी बाबू को कोई काम निकल आता। फिर बोलते ये काम कर दो। राम दुलारी को कोई ऐसी चीज मंगवानी पड़ जाती जो नौकरों से नहीं मंगवाई जा सकती थी। सो राम दुलारी उसकी माँ। यह सब कुछ ना होता तो पता चलता कि भैरव ने उसकी कॉपियों के हवाई जहाज उड़ा ले। भैरव जो उसका छोटा भाई था, उसकी कॉपी फाड़ फाड़ के उसके हवाई जहाज बना देता था। दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया। तीसरे साल वो 3rd डिवीजन में पास हो गया। वो 3rd डिवीजन कलंक के टीके की तरह उसके माथे से चिपक गया। सो ये कलंक का टीका की तरह माथे से चिपक गया, मतलब कि लोग हमेशा बोलते रहे तो 3rd क्लास आया, 3rd क्लास आया, 3rd डिवीजन आया। सो इसको कलंक के टीके की तरह माना जा रहा है। परंतु हमें उसकी मुश्किलों का भी ध्यान में रखना चाहिए। अब देखिए वो क्यों फेल हुआ, इसके बारे में आगे लेखक ये बोलते हैं क्यों फेल हुआ। सन 49 में अपने साथियों के साथ था, वो फेल हो गया। साथी आगे निकल गए, उसकी क्लास के लोग, वह रह गया। सन 50 में 1950 में उसी दर्जे में उन लड़कों के साथ बैठना पड़ा जो पिछले साल 8वें में थे। तो 8 वाले 9 में आ गए थे, लेकिन वो 8 के बच्चों के साथ बैठना पड़ा उसको। पीछे वाले के साथ एक ही दर्जे में बैठना कोई आसान काम नहीं है। पीछे के क्लास के बच्चे आपके साथ बैठते हैं तो आसान नहीं है फेल होने के बाद। उसके दोस्त जो है 10वें में थे, क्योंकि 9 से 10 में जा चुके थे। वो उन्हीं से मिलता, उन्हीं के साथ खेलता, उनके साथ हो जाने वाले में से किसी के साथ उसकी दोस्ती ना हो सकी। तो 8 से 9th में जो थे उनसे किसी से भी दोस्ती नहीं हो सकी। पर जब भी क्लास में बैठता तो उसे अपना बैठना बड़ा अजीब सा लगता। उस पर सितम, जुल्म सितम यह हुआ कि कमजोर लड़कों को मास्टर जी समझाते तो उसकी मिसाल देते, तो उस पर यह होता, मास्टर जी बोलते कि बलभद्र की तरह इसी दर्जे में टिके रहना चाहते हो क्या? क्या मतलब है? भाई सामावतार, सामावतार मतलब कोई बंदा, कोई कोई छात्र होगा या मोहम्मद अली या कोई भी, मतलब चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम हो। तो उसको ये एग्जाम्पल देते हैं कि बलभद्र की तरह इसी दर्जे में टिके रहना चाहते हो क्या, मतलब अगर नहीं पढ़ोगे तो ऐसे ही रह जाओगे, फेल होते रहोगे। यह सुनकर सारा दर्जा, सारा क्लास हंस पड़ता। हंसने वाले वे होते जो पिछले साल 8वें में थे, और ये पिछले साल जो 8वें में थे वो अभी 9वें में हैं, और वो हंसते रहते उसके ऊपर। वह किसी न किसी तरह इस साल को झेल गया, परंतु जब सन 51 में भी उसे 9वें दर्जे में बैठना पड़ा, वह बिल्कुल गीली मिट्टी का लौंदा हो गया। गीली मिट्टी का मतलब कैसे भी इधर से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने लगा, क्योंकि अब तो 10वें में भी उसका कोई दोस्त नहीं रह गया था। 8वें वाले 10वें में थे, 7वें वाले उसके साथ, उनके बीच में अच्छा खासा बूढ़ा दिखाई देता था। वो अपने भरे पूरे घर की तरह अपने स्कूल में भी अकेला रह गया था। जैसे घर में अकेला था, स्कूल में भी अकेला रह गया। मास्टर ने उसका नोटिस लेना बिल्कुल ही छोड़ दिया। कोई सवाल किया जाता और जवाब देने के लिए वो हाथ भी उठाता तो कोई मास्टर उससे जवाब नहीं पूछता, परंतु जब उसका हाथ उठता ही रहा तो एक दिन अंग्रेजी साहित्य के मास्टर साहब ने बोला, 3 बरस से ही किताब पढ़ रहे हो, तुम्हें तो सारे जवाब जबानी याद हो गए होंगे। इन लड़कों को अगले साल हाई स्कूल का एग्जाम देना है, इम्तहान देना है, तुमसे पर साल पूछ लूंगा, मतलब तुम फिर से फेल हो ही आओगे तो अगले साल पूछ लूंगा। तो उसको ऐसा कमेंट किया, उसको ऐसे ताना मारा। टोपी इतना शर्माया कि उसके काले रंग पर लाली दौड़ गई। अभी पहली बार इसमें टोपी के कलर के बारे में, उसके स्किन कलर के बारे में बात की कि उसका रंग काला काला था और लाली दौड़ गई, मतलब वो बहुत ज्यादा, मतलब वो लाल पड़ गया। और जब तमाम बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े तो बिल्कुल मर गया, मतलब वो बहुत ज्यादा शर्मसार हो गया। जब वो पहली बार 9वीं में आया था तो उन्हें भी नहीं, बच्चों की तरह बिल्कुल बच्चा था। पहली बार 9वीं में था तो वो भी बच्चा ही था, लेकिन अब 3 साल से फेल होते 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 वो बूढ़ा हो गया है।
फिर उसी दिन अब्दुल वहीद ने रिसीज में वो तीर मारा की टोपी बिल्कुल बिलबिला उठा। अब्दुल वहीद इसकी क्लास का एक छात्र है। रिसेस मतलब जो रिसेस वाला टाइम होता है आपका, आपका भी होता होगा, जिसमें बच्चे आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। वही क्लास का सबसे तेज लड़का था, मॉनिटर भी था, और सबसे बड़ी बात यह थी कि वह लाल तेल वाले डॉक्टर शरफुद्दीन का बेटा था। अभी एक दूसरे डॉक्टर की बात हो रही है, जो लाल तेल वाले डॉक्टर, ये लाल तेल वाला, जैसे अभी नीले तेल वाले डॉक्टर की बात हुई थी, अभी लाल तेल वाले डॉक्टर की बात हो रही है। सो ये कोई मतलब कम समृद्ध हैं, उतने ज्यादा नहीं है जितने टोपी के फादर हुआ करते थे। उसने कहा, बलभद्र, अबे तो हम लोगों में का घुसता है, 8 सालन से दोस्ती कर, हम लोग तो निकल जाएंगे, बाकी तो उन सबन के साथ रहे को ही है, तुम्हें उन्हीं के साथ ही रहना है, हम तो पास हो जाएंगे, मतलब तुम तो फिर फेल हो जाओगे। यह बात टोपी के दिल के आर पार हो गई। उसने कसम खाई कि टाइफाइड और टाइफाइड का बाप उसे पास होना है। पर उस बीच में चुनाव आ गए। डॉक्टर भृगुनारायण जो उसके पिताजी थे, नीले तेल वाले, खड़े हो गए, मतलब चुनाव में खड़े हो गए। अब जिस घर में कोई चुनाव के लिए खड़ा हो जाता है, उसमें कोई पढ़ लिख कैसे, माहौल ही ऐसा हो जाता है कि वहाँ पढ़ाई लिखाई का माहौल खत्म हो जाता है। वो तो जब डॉक्टर साहब की जमानत जब्त हो गई, तब घर में सन्नाटा, और टोपी ने देखा कि इम्तहान सर पर खड़ा है। जमानत जब्त क्या होता है कि जैसे जब कोई इलेक्शन होता है, तो इलेक्शन में, इंडियन इलेक्शन में, जब आप एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट कुछ पैसे जमा करते हो नॉमिनेशन करते समय, 10,000 15,000, अलग अलग इलेक्शन के लिए अलग अलग होते हैं, ये लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए, सॉरी, लोकसभा के लिए या स्टेट असेंबली के लिए या म्यूनिसिपल के लिए अलग अलग अमाउंट होते हैं, जिनको सिक्योरिटी डिपॉजिट करते हैं। और फिर एक रूल होता है कि जो टोटल वोट्स जितने पोल हुए हैं, जितने वोट्स पड़े हैं, उसका अगर 1/6 ऑफ द वोट आपको नहीं मिलता है, तो आपकी जो सिक्योरिटी है वो आपको वापस नहीं की जाती है, और आपकी, तो उसको बोला बोला जाता है जमानत जब्त होना। और जिनका, चाहे वो हार भी गए हो, तो अगर 1/6 से ज्यादा उनको वोट मिला, तो उनका वो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है वो वापस हो जाता है। तो जमानत जब्त होना एक बहुत ही ज्यादा बेइज्जती की कंडीशन मानी जाती है, कि आपको इतने भी वोट नहीं मिले, 1/6 ऑफ द वोट नहीं मिले, मतलब 16% के आसपास आपको वोट नहीं मिले टोटल में से। वो पढ़ाई में जुट गया, परंतु ऐसे वातावरण में कोई क्या पढ़ सकता था, इसलिए उसका पास ही हो जाना बहुत था। वाह, दादी बोली, भगवान नजरे बद से बचाए, रफ्तार अच्छी है, तीसरे दर्जे में पास तो हो गए। ये पूरी कहानी थी। आपको कैसी लगी बताइएगा, कमेंट करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।